से कम क्रैमर रूल देख लेते हैं आज कि क्या क्रैमर का नियम क्या होता है। बाकी हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस और सारणिकों का गुणन वो फिर कल को कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट की क्लास है ये और डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है और आज हम इसमें पढ़ेंगे क्रैमर का नियम। तो जैसे हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, सपोज करिए आपके पास इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, ऐसी a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। देखिए, जितने वेरिएबल होते हैं कम से कम उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए ताकि आपके पास एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू या अगर आ सकती है यूनिक वैल्यू तो आ सके। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास दिया है। तो या तो इस पे आप तरीका अलजेब्रिक मेथड लगा सकते हैं कि आप इनमें से पहले z को रिमूव कर लें इन दोनों इक्वेशन से, फिर इन दोनों इक्वेशन से z को रिमूव कर लें, एक्स वाई में फिर दो इक्वेशन आएंगी आपके पास, उनको सॉल्व करके एक्स वाई निकालें, फिर एक्स वाई की वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट कर लें तो z निकल आएगा। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो लंबा होता है और केवल 3 इक्वेशन के पे तो ठीक ठाक मुश्किल से लग भी जाएगा, लेकिन अगर 4 इक्वेशन हो गई और 4 वेरिएबल हो गए तो ये प्रोसेस फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम लोग क्या करते हैं कि क्रैमर एक मैथमेटिशियन थे, तो क्रैमर ने जो है वो डिटरमिनेंट के थ्रू इनको सॉल्व करने की कोशिश करी और एक तरीका निकाला जिसको हम क्रैमर का नियम कहते हैं, ठीक है। तो हम वही क्रैमर का नियम इसमें पढ़ने लगेंगे। तो क्या क्या करना है इसके लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे कैसे करना है इसको क्रैमर के रूल में। तो आप लिख लें, माना दिया गया समीकरण निकाय और ये है, ठीक है, निम्न है। तो अब देखिए स्टेप 1 इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, आपको आगे तक जरूरत पड़ेगी इन चीजों की क्रैमर का रूल लगाने के लिए। जो भी क्वेश्चंस दी हैं उनसे पहले आपको डेल्टा फाइंड करना है। दिए गए समीकरणों से गुणांक सारणिक बनाएं, गुणांक सारणिक बनाएं, गुणांक सारणिक डेल्टा बनाएं। तो हमने ये कल भी देखा था डेल्टा कैसे बनाते हैं। तो डेल्टा बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 ये आप इनसे गुणांक सारणिक बना लेंगे, ठीक है ना। अब गुणांक सारणिक जो है इसका जब आप निकाल लेंगे, ये लिख लेंगे आप, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास स्टेप नंबर 2 आ जाएगा, डेल्टा का मान प्राप्त करें, डेल्टा का मान प्राप्त करें। अब देखिए, क्रैमर रूल तभी लगता है जब डेल्टा की वैल्यू 0 ना हो। कहने का मतलब है आपके पास जो कल हमने चार्ट बनाया था उसमें एक लेफ्ट साइड में आए थे कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें डेल्टा का मान जो है आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी क्रैमर रूल लगेगा, अदरवाइज क्रैमर रूल नहीं लगेगा। तो आप ये, अगर उन्होंने कहा है, क्वेश्चन दिया है आपको कि क्रैमर रूल से सॉल्व करें, तो आप डेल्टा एक बार चेक कर लें और निकालना तो पड़ेगा ही आपको, कोई ऐसा नहीं है कि टेस्ट करने के लिए डेल्टा निकाल लें, अदरवाइज भी हमें डेल्टा निकालना ही पड़ेगा। तो आप डेल्टा की वैल्यू निकालें इसमें, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 जो है वो आ रहा है तो हम कह देंगे आगे चलेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम यहीं पे मना कर देंगे। डेल्टा इक्वल टू 0 जो है वो आ रहा है तो मना कर देंगे कि भाई सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है स्टेप नंबर 3। C1 डेल्टा के अंदर जो C1 कॉलम है इसको आप इससे D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दें। तो कल हमने इसके बारे में बताया था कि उस सारणी को तब डेल्टा 1 से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा में C1 को अचर पदों से प्रतिस्थापित करके क्या प्राप्त कर लें, डेल्टा 1 प्राप्त करें, ठीक है ना। फिर कॉमा, डेल्टा में C2 को अगर हम अचर पदों से प्रतिस्थापित करके डेल्टा 2 प्राप्त कर लें, डेल्टा में C3 को अचर पदों से प्रतिस्थापित करके डेल्टा 3 प्राप्त करें। तो कहने का मतलब यह है कि हमने प्रोसीजर में भी लिख दिया है कि कैसे मिलेगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। C1 को रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3 से तो आपको क्या बोलते हैं डेल्टा 1 मिलेगा, C2 को करेंगे रिप्लेस तो डेल्टा 2 मिलेगा,
और C3 को करेंगे तो डेल्टा 3 मिलेगा। तो ये हम शॉर्ट में भी लिख सकते थे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल लें, ठीक है ना, लेकिन हमने इसमें और इलेबोरेट कर दिया है कि कैसे मिलेगा वो भी चीज इसमें बता दी है। तो इसके बाद स्टेप नंबर 4 पे आ जाइए, ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब x कैसे निकलेगा, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है, सीधे जो डेल्टा की वैल्यू आई, जो डेल्टा 1 की वैल्यू आई है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा कर दें तो ये x हो जाएगा, कॉमा y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। बस इनको डिवाइड कर लें, आपके एक्स वाई जेड जो है वो सीधे सीधे निकल आएंगे। आप ये क्रैमर का रूल है, आप इसे समझें, नोट करें। देखिए फिर से देख लीजिए, जो भी गिवन सिस्टम है हम उसमें क्या करेंगे, पहले कोफिशिएंट डिटरमिनेंट बनाएंगे। कोफिशिएंट डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, वैल्यू निकाल भी लेंगे, और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मना कर देंगे। क्योंकि देखिए डेल्टा अगर 0 आ गया ना, तो फिर देखिए 0 अपॉन में 0 अपॉन में 0 ये सब नॉट डिटरमाइंड इनफाइनाइट बनने लगेंगे, तो वो चीज केस नहीं है इसमें। इसके बाद स्टेप 3 में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये तीन चीजें निकालेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे, मतलब वैल्यूज निकाल लेंगे इनकी। अब आपके पास ये भी एक नंबर आ गया होगा, ये भी नंबर आ गए हैं, तो बस सीधे सीधे अपॉन करके लिख दीजिए एक्स वाई जेड की वैल्यू, सॉल्व कर दीजिए, कुछ कटता उटता होगा तो सॉल्व कर दीजिए, और आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हमने प्रोसीजर जो है दोबारा से रिपीट कर दिया। देखिए क्रैमर के ऊपर हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्रैमर रूल पे। नीचे दिए गए समीकरणों को क्रैमर की विधि से हल करें। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 16, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। आप कहोगे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन क्यों ले लिया, दो वेरिएबल ही हैं केवल, लेकिन देखिए पहले आपको क्रैमर रूल समझना है। क्रैमर रूल तो इसलिए हम कैलकुलेशन पे ज्यादा, कैलकुलेशन आसान रख रहे हैं पहले क्वेश्चन में, और क्रैमर के नियम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमें मेथड पता है, और हमें पता है कि आसान है, हो जाएगा, फिर भी एक बार मेथड आपको रिवाइज हो जाए, तो इसलिए कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको रूल कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ इसी तरह से लगना है। उसके बाद तब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कैलकुलेशंस भी लंबी ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या काम होता है, गुणांक सारणिक डेल्टा। हेयर डेल्टा इज इक्वल टू जो होगा, देखिए क्या होगा, 7 5 ये इसके गुणांक ले लिए, और 2 एंड -3, ये ध्यान रखिएगा माइनस है तो -3 यहाँ पे लेंगे आप। अब इस डेल्टा को सॉल्व कर लेंगे आप, 7 3 जा -21 एंड -2 5 10, यानी कि -31 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये चेक हो गया कि मतलब क्रैमर रूल लग सकता है। तो एक तो ये वैल्यू आ गई आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अगर आप डेल्टा 1 निकालेंगे तो देखिए डेल्टा 1 कैसे निकलेंगे, पहले कॉलम को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो पहले कॉलम की जगह 16 और 9 रख देंगे, दूसरा कॉलम एज इट इज रखेंगे, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 16 3 -48 -9 5 जा 45। तो ये इज इक्वल टू सॉल्व होकर आ जाएगा 8 5 13 4 4 8 1 9 -93 सॉल्व होकर के आ जाएगा। इसके बाद डेल्टा 2 जब निकालेंगे तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए इसी डिटरमिनेंट में 7 2 को तो वैसे ही रखो, और इसको सेकंड रो कॉलम को चेंज कर दो अचर पदों से, 16 और 9 से चेंज कर दिया। देखिए ये कितना आ जाएगा, 9 7 63 -16 दूनी 32, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गया 3, तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। बस तीन वेरिएबल होते तो डेल्टा 3 भी बनता, अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 ही निकालना था। हेंस डेल्टा 1 हेंस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, इसका मतलब डेल्टा 1 आपका आया है -93 अपॉन डेल्टा आपका आया है माइनस का 31, माइनस माइनस कैंसिल, और देखिए 31 क्या 3 जा 93 होता है क्या, हाँ 31 3 जा, तो x इक्वल टू 3 आ गया आंसर। और y इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, इसका मतलब 31 अपॉन -31, यानी कि 31 बन जा, यानी कि -1 आ गया। हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सिंपल सा था, डेल्टा निकालने, डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाला, और आपका इसके बेस पे x और y निकल आया। इसे कंप्लीट करें, और स्पेशली 10th वाले बच्चे ध्यान दें कि उनको ये प्रोसीजर समझ में आ गया। कैलकुलेशन इसमें बहुत आसान है, हमने प्रोसीजर पे क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आप प्रोसीजर इसका ढंग से देख पाएं। चलिए हम इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए आपका मेथड तो सीख गया, अब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 बार बोर्ड में आया है।
देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 3 बार बोर्ड में भी आ चुका है, इस लिहाज से और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी नंबर्स हैं तो सैंपल क्वेश्चन है ये, कोई ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर यही करना है जिसमें सारी डिजिट्स हो, 3 वेरिएबल हैं और कांस्टेंट टर्म्स दिए हैं, तो उस तरह का एक ये सैंपल क्वेश्चन है। तो हम इसे करके देखते हैं। देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम गुणांक सारणिक निकालेंगे। तो हेयर डेल्टा इज इक्वल टू है, इज इक्वल, ये आपका बन जाएगा। प्रोसीजर वही है, देखिए 1 1 1 4 2 1 9, माइनस का ध्यान रखिएगा, साथ में माइनस भी लेना है, और 1, ये आपके पास गुणांक सारणिक बनेगा। और अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना आपको पता है, कई बार कर चुके हैं आप। R1 के अलॉन्ग कर दें या जिसके भी अलॉन्ग कर दें, और ये सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे -20 आ रहा है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -20 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्रैमर रूल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सब चीजें निकालनी होती हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए डेल्टा 1 कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा देखिए डेल्टा 1 इज इक्वल टू, आराम से सोच के लिखना है, कोई ऐसे जल्दबाजी वाली बात नहीं है। डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, मैं तो तुरंत तुरंत वैल्यू यहाँ लिख दूंगा सामने, आप थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आप थोड़ा दूर दूर करके उसको सॉल्व करके लिखिएगा। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगा के एक्सपेंड करके लिखिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, यही डेल्टा है, इसमें आपको क्या करना है, अगर मैं इस C1 को चेंज कर दूं इस कांस्टेंट टर्म से, तो इसी को पहले लिख लीजिए 8 11 6, ठीक है ना। इसमें आप बीच में लिख लीजिए 8 11 6, और इसमें आप 8 11 6 लास्ट में लिख लीजिए। बाकी डिटरमिनेंट वही रहेगी। देखिए 1 2 -3 1 1 1, उसके बाद इसमें क्या, वही रो 1 4 9 1 1 1, फिर उसके बाद इसमें ये चेंज कर दिया तो ये वाले 1 4 9 1 2 -3। अब बस ये भी उसी तरह से सॉल्व होंगी डिटरमिनेंट्स जैसे आपकी ये वाली सॉल्व होती थी। इस पे अच्छा रहता है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम बन जाता है, क्योंकि प्रोसीजर एक जैसा है। आपको सोचना नहीं है कुछ कि हम इसे उससे मल्टीप्लाई करें कि उसका गुणांक बराबर होगा, कि उसे माइनस करें, कि जोड़ें क्वेश्चन को, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। एक सीधा साधा प्रोसीजर, और कैलकुलेशन फास्ट कंप्यूटर की होती ही है, तो वो सबको सॉल्व करके एक जैसा सॉल्व करके सबको रख देता है। तो मैं यहाँ से वैल्यू नोट कर लेता हूँ बुक से जरा। डेल्टा 1 की वैल्यू आ रही है -10, और डेल्टा 2 की वैल्यू आ रही है -30, और डेल्टा 3 की वैल्यू आ रही है -120। ठीक है ना, ये मैंने टाइम बचाने के लिए और इनकी वैल्यूज जो है सॉल्व कर ली हैं। आप इनको कॉपी पे जब करेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब आपके पास ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकल गए और ये सब डेल्टा भी निकल गया, अब देखिए, अब मैं इक्वेशंस को मिटा रहा हूँ और यहीं पे आपको XYZ निकाल के दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसमें फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा x निकालेंगे, हेंस x इक्वल टू, यहाँ पे चाहे लिख सकते हो अतः क्रैमर के नियम से। पूरे क्वेश्चन में क्रैमर का नाम ही नहीं आया कहीं, क्रैमर के नियम से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 आपका -10 है, और डेल्टा क्या आया था, मिटा चुका मैं, -20 आया था, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 1/2 आ जाएगा। y निकालेंगे तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा आपका -20 था, डेल्टा -30 आया, तो 3/2 आंसर आ जाएगा। एंड z इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा 3 की वैल्यू -120 अपॉन -20, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 6 आ जाएगा। हेंस x इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू 3/2 एंड z इज इक्वल टू 6। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। नोट कर लीजिए और देख लीजिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। वैसे प्रॉब्लम नहीं होती है इस क्वेश्चन में, बच्चों को आराम से कर लेते हैं। बस एक बार यह है कि पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होती है। डिटर्मिनेशन 2 इंटू 2 3 इंटू 3 होगा, या 2 इंटू 3 का भी हो जाएगा? नहीं नहीं, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है। ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि जितनी रो होती हैं उतने ही कॉलम, इसीलिए डिटर्मिनेंट को केवल इतने से भी लिखते हैं। जैसे आपने लिखा एक डिटर्मिनेंट ए है, तो उसके जो ऑर्डर है उसको केवल आप इतना भी लिख सकते हो 3। अगर आपने एक भी नंबर 3 लिख दिया तो वो 3/3 का ही होगा। अगर आपका 2 है तो 2/2, तो आप अगर ए 3/3 लिखो या फिर आप A3 लिखो, बात बराबर है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 रो हैं तो 2 कॉलम हो जाए। हाँ मैट्रिक्स में बिल्कुल होता है, सही कह रहे हो, मैट्रिक्स में हो सकता है। अब देखिए हम क्वेश्चंस अब थोड़े से कंसेप्चुअल करने जा रहे हैं। आप मतलब केसेस में देखिए, कल जो हमने पिछले क्लासेस में केस पढ़े थे कि अगर आपका डेल्टा की वैल्यू
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेल्टा की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो हमने केस करा था कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आई तो फिर उसमें केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे? अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए तो फिर असंगत हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। आप लोग चार्ट देख लीजिए, मैंने बनवाया था, ये पूरा डिटेल में समझाया भी था। और अगर मान लिया सारे ये भी जीरो हो गए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब जीरो हो गए, तो फिर उस केस में फिर कंडीशन बनती है कि आपका संगत भी हो सकता है और असंगत भी होगा, वो फिर सॉल्व करके ही देखना पड़ता है। तो अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन देखे हैं वो उसमें क्या था, नॉट इक्वल टू 0 वाले केस थे, यानी कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकलता था और हम यूनिक सॉल्यूशन निकाल भी लेते थे। लेकिन अब हमारे पास इस तरह के भी क्वेश्चंस कुछ करके देख लेते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन मैं एक लिखता हूं और इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे साथ। दिखाइए कि समीकरणों का निम्न निकाय असंगत है। x माइनस 3y प्लस 2z, x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू -2, और 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y प्लस z इक्वल टू 5, प्लस z इज इक्वल टू 5। बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए असंगत होने के लिए आपको ये वाला चार्ट देखने नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, पिछले वीडियो में ये मैंने छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि फिर इधर बोर्ड पे कुछ लिख नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो मैं जीरो, अगर नॉट जीरो आया तो यूनिक हो जाएगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जीरो आया तो फिर दिक्कत होंगी। तो अगर आपसे वो कह रहा है कि समीकरणों का निम्न निकाय असंगत है, तो असंगत होने के लिए देखिए डेल्टा की वैल्यू तो जीरो पक्का पक्का होगी, और फिर उसके बाद अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए कोई एक, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, तब तो पक्का वो असंगत हो जाएगा। अगर कोई नॉन जीरो निकला है तो फिर यहां जाके अंदर घुस के देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी अंदर एक असंगत की कंडीशन होती है। कंडीशंस बिल्कुल क्लियर कट नहीं होती हैं। इधर यूनिक तो अलग है बिल्कुल, लेकिन यूनिक उधर भी घुसा हुआ है, ये सॉरी, संगतता इधर भी है लेकिन संगतता अंदर भी चली जाती है उधर, इक्वल टू के जीरो के केस में भी, ठीक है ना। और इक्वल टू के जीरो केस में केवल असंगत नहीं है, उसमें भी एक केस संगत का बन जाता है। तो इसलिए ये केसेस थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, रटने के लिए दिमाग में नहीं घुसते हैं जल्दी। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो हेयर डेल्टा, ये जीरो तो पक्का पक्का आना है ना। तो और अब फिर अंदर देखेंगे जाके, डेल्टा इज इक्वल टू होगा जाकर के देखिए 1 माइनस 3 2, 2 1 माइनस 3, 4 माइनस 5 1। देखिए अब इसको सॉल्व करने में हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं इसका सीधे आंसर देख लेता हूँ बुक से। ये आपका इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी टेस्ट तो आपका हो गया। अब इसके बाद अगर असंगत आपको कहना है तो या तो कोई भी एक नॉन जीरो निकला है तो असंगत हो जाएगा, और अगर सारे जीरो निकला है तो फिर सॉल्व करके अंदर देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ होगी उसके अंदर। तो अब हम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये भी निकालना चाह रहे हैं। देखिए डेल्टा 1 जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, अब आपको प्रैक्टिस पड़ चुकी है, इसको वाले को 4 माइनस 2 5 से रिप्लेस कर दोगे, बाकी आप वही वैसे ही उतार दोगे, -5 1। तो ये आपका डेल्टा 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू मैं सीधे लिखता हूं, ये -7 आ रही है। और देखिए इसमें हमें यही तो कंडीशन दी थी, कोई भी एक डेल्टा, जो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो कंफर्म असंगत हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, ये हमारा सौभाग्य था कि हमारा पहला ही डेल्टा 1 नॉन जीरो आ गया, ठीक है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये हो गया, अतः सिंस डेल्टा इक्वल टू 0 तथा डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0, अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। अगर डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा 1 भी 0 आता तो मैं डेल्टा 2 भी निकालता 0,
या नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो आ जाता तो रुक जाता वहीं, असंगत बोल देता। लेकिन अगर मान लिया डेल्टा टू भी जीरो आ जाता तो फिर डेल्टा थ्री निकालते, और डेल्टा थ्री अगर नॉन जीरो आ जाता तो असंगत बोल देते। लेकिन अगर डेल्टा थ्री भी जीरो आ जाता तो भी हम ये नहीं कह सकते थे कि वो प्योर असंगत है, वो असंगत भी हो सकता था, फिर हमें और अंदर घुसना पड़ता। तो वो केसेस अभी आगे के क्वेश्चंस में और एक्सप्लेन होंगे। आप ये क्वेश्चन पहले नोट कर लें, समझ लें इसको, उस चार्ट को भी देख लें। मैंने इसीलिए डिटेल में वो चार्ट भी कल समझा दिया था। मतलब हम जो इसके अंदर प्रॉब्लम आने वाली है, कंडीशन केसेस वगैरह, वो सब इसीलिए पहले से अलग से आपको बता चुके हैं पूरा डिटेल में। अब आप देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है, अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइए, तो हम दोबारा समझाएं इसे। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेवल और बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। केसेस को और ज्यादा अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस पे। निम्न समीकरण निकाय को हल करें। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, एक्स प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7। देखिए क्या करते हैं हम इसके अंदर। तो सबसे पहले काम वही है कि आप इसके अंदर डेल्टा निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने डेल्टा निकालना शुरू किया। तो डेल्टा हेयर, डेल्टा इज इक्वल टू आप 1 1 1 1 2 3 1 3 5, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए ये सॉल्व करना मेन काम नहीं है, मेन काम है अब पहचानना। अब देखिए यहाँ पे क्रैमर रूल नहीं लग सकता, ध्यान दीजिए। क्रैमर रूल गया। क्रैमर रूल तभी लग सकता था जब डिटरमिनेंट हमारी नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या क्रैमर रूल नहीं लगेगा तो सॉल्व नहीं होगा? तो सॉल्व तब भी हो सकता है, देखिए आप। इसीलिए क्रैमर रूल ओवरऑल रूल नहीं है, और तरह से भी आप क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, करना पड़ता है, ठीक है ना। ये लोग ये सोचते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि क्रैमर रूल पढ़ लिया तो सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगी मेरी ना। आप देखिए कहीं से कुछ नहीं पता लग रहा है, मन दिमाग का कह रहा है कि क्रैमर रूल लगाते डेल्टा आता, ये आता, वो आता, सब डिवाइड करके निकल आएगा। लेकिन नहीं, डेल्टा निकाला तो 0 आ गया। अब डेल्टा 0 आ गया तो हमारा अब केस असंगत, संगत, असंगत कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं जरा एक एक करके कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये कितने कितने आते हैं। तो देखिए नाउ डेल्टा 1 अगर निकालेंगे हम, तो ये इज इक्वल टू आएगा आपका 1 1 1, पहले कॉलम को 1 4 7 से रिप्लेस करेंगे, इनको टच नहीं करेंगे, तो ये आपका डेल्टा 1 निकल आएगा। इसकी वैल्यू जो आ रही है, मैं डायरेक्ट बुक से लिख रहा हूँ, ये आपकी 0 आ रही है, ठीक है ना। तो यानी कि नॉट इक्वल टू 0 नहीं निकला, नॉट इक्वल टू 0 निकलता तो मैं कहता असंगत। तो अभी भी हमारा संगत असंगत दोनों दुविधाएं बनी हुई हैं। इसके बाद डेल्टा 2 निकालिए। तो डेल्टा 2 के लिए आप क्या करेंगे, 1 1 1 को नहीं टच करेंगे, और 1 3 5 ये तीसरे इस कॉलम को भी नहीं टच करेंगे। आप बीच वाले कॉलम की जगह 1 4 7 रख देंगे, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप करके देखिएगा इसे, तो ये भी आपका जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब अभी भी हमारी समस्या सॉल्व नहीं हुई। नॉट इक्वल टू 0 आता तो हम असंगत कह देते, लेकिन अब क्या है, अभी भी असंगत या संगत कुछ भी हो सकता है। तो हम डेल्टा 3 भी निकालेंगे। इसके लिए क्या है, आप तीसरा कॉलम जो 1 3 5 है उसे रिप्लेस कर देंगे 1 4 7 से। बाकी दो कॉलम इसी से बनती हैं सब, इसी से, इससे मत बना दीजिएगा, इसे इसी से बनाइएगा हम हमेशा, नहीं तो पता लगा बदली हुई रोज कॉलम लिख जाएंगे 1 2 3, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये भी आपका फिर से 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा भी आपका 0 है, यानी कि इस केस में पहुंचे यहाँ। और उसके बाद आपका जो है वो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये तीनों भी 0 हैं। आप मतलब यहाँ तक पहुंच गए चार्ट में, आप डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0, यानी कि सबसे दाहिने हिस्से पे पहुंच गए हैं। अब दाहिना हिस्सा क्या बताता है कि अगर सारे तीनों 0 आ रहे हैं तो आपका समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब ये दोनों चीजें जो हैं वो अब कैसे पता करेंगी, तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, आपके लिए जो है वो z इक्वल टू के मान करके अब हम सॉल्व करके ही देखेंगे इसे, इस सिस्टम को, ठीक है ना। तो वो चेक करना पड़ेगा कि आ रहा है सॉल्यूशन कि नहीं आ रहा है। और दो दो इक्वेशन से अगर निकल भी आया सॉल्यूशन, तो वो तीसरे को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो से निकाल के रख दिया और तीसरे को वो मैच ही नहीं कर रहा है, तो तब आपका जो है वो गड़बड़ हो जाएगा केस। तो यहां पर अब है, हम लिख देंगे कंडीशन, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3, ये भी 0 हैं सारे, अतः समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है, संगत भी हो सकता है और असंगत भी।
तो अब कैसे उसको चेक करेंगे संगत है या कैसे, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट फॉर्म में होगा या नहीं होगा, या निकलेगा ही नहीं, असंगत हो जाएगा, तो वो चीज अब हम चेक करना शुरू करेंगे। तो देखिए अब हम इनको संगत असंगत पहचान केवल सॉल्यूशन करके ही सकते हैं। अगर संगत हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, असंगत हुआ तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए हम इसमें अब आप डिटर्मिनेंट का काम खत्म हो गया, चेक करके हमने कंडीशंस जो है वो देख ली, डिटर्मिनेंट का काम खत्म है। अब होगा तो पक्का, अगर संगत हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और अगर असंगत हुआ तो बिल्कुल कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो हम इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं। तो माना z इज इक्वल टू के, हमेशा ध्यान रखिएगा एक वेरिएबल को कुछ आप ले लेंगे, मान लेंगे कि माना z इज इक्वल टू के है, तो उसके बेस पे कोई दो इक्वेशन लेकर के आप एक्स वाई में दो रिलेशन बना लेंगे। तो समीकरण एक व दो से, तो देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू वन, तो आप उसको उधर ले जाएं तो वन माइनस के हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। दूसरी इक्वेशन में जब आप रखोगे तो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4, और 3k हो जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा, -3k, इक्वेशन नंबर 5। कहने का मतलब है z हमारा वेरिएबल हमने नोन कर लिया, मालूम है हमें, तो मालूम है तो यानी कि ये दोनों की वैल्यू निकल गई z3z की, तो ये सब हम उधर ले गए, तो हमारा अब x y में दो इक्वेशन आ गई। अब ये दो इक्वेशन 4 5 से सॉल्व करके हम x और y निकाल सकते हैं कि x कितना है और y कितना है, ठीक है ना। और z तो हमने के मान ही रखा है, ये तो हमने मान ही रखा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4 5, तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो ये x x कट जाएगा, y माइनस टू वाई यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू वन माइनस के में से -4 और +3k, तो माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 1 - 4 यानी कि -3, और -k+3k यानी कि 2k, तो 2k - 3, तो y इज इक्वल टू 3 - 2k आ गया। y की वैल्यू आप 4 में पुट कर दोगे तो आपका x आ जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग y इन 4, तो x प्लस y का मतलब 3 - 2k इज इक्वल टू 1 - k, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से 2k उधर जाएगा तो 2k - k प्लस का k हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू k-2, y इज इक्वल टू आपका 3 - k, एंड z इज इक्वल टू k की टर्म में आपके x y z तीनों आ गए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इतना ही आ रहा है, नहीं तो पता लगा फिर बाद में गलत हो जाए। x की वैल्यू k-2 है, ठीक है, एंड y की वैल्यू आ रही थी आपकी 3 - 2k, ठीक है। तो देखिए ये एक्स वाई जेड जो तीन सॉल्यूशन निकले हैं आपके, ये और ये आपके इन दोनों से निकले हैं, ठीक है ना। हमें तो पूरा सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो ये दोनों सॉल्यूशन जो इससे निकले हैं, अगर ये इसको भी सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहेंगे हाँ पूरे तीनों सिस्टम का सॉल्यूशन ये है। तो इसलिए संगतता अभी बची है, आपकी सॉल्यूशन आपके निकलने हैं, लेकिन वो तीसरा समीकरण भी उसके साथ सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, तो ये चीज और देख लें। अब उसके बाद फिर कह देंगे संगत है, और यही आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे जो एक्स वाई जेड आए हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग एक्स वाई जेड इन थर्ड, तो थर्ड में रखिए, तो x का मतलब k-2 हो गया, +3y का मतलब आपका कितना हो गया, 3 - 2k हो गया, और +5z, 5 और z का मतलब k, सिंपल हो गया, ये z तो k माना ही था, इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ पे k+k-2 +9 - 6k +5k इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखिए 5k और k 6k ये मिला के कट जाएंगे, 9 में से 2 गया 7 इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी समीकरण को ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। अतः समीकरण 4 व 5 का हल, या 1 2 का लिखिए, 1 व 2 का हल, इक्वेशन 3 को भी संतुष्ट करता है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन तीनों का है, इसका मतलब हमारा निकाय जो है कंसिस्टेंट है, संगत है, और ये उसका सॉल्यूशन है, तीनों का सॉल्यूशन आना चाहिए, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब हम ये लिख देंगे यहाँ पे, अतः निकाय संगत है।
और ऐसी कंडीशन में जब संगत आता है, जब 0 इक्वल टू करके और फिर ये क्या बोलते हैं सारे 0 निकल आए फिर संगत निकलता है, तो आप हमेशा मान के चलिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक नहीं कर सकते फिर उस केस में। तो निकाय संगत है और एक्स वाई जेड इक्वल टू कितने हैं, एक्स इक्वल टू आपका k माइनस टू, वाई इज इक्वल टू आपका 3 माइनस टू के एंड z इज इक्वल टू आपका k। ये इसका सोल्यूशन है, वेयर k इक्वल टू 1, 2, 3, सो ऑन। यानी कि आप k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालते जाइए, आपको एक्स वाई जेड पूरा सेट मिलते चले जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के। ये आपका जो है वो सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से ही जो है वो इसका सॉल्यूशन निकला और संगत निकला। लास्ट मोमेंट पे जाके यहाँ पे जब सेटिस्फाई किया है आपने इक्वेशन नंबर 3 को, तब जाकर के ये पता लगा है कि आपका निकाय जो है संगत है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका समझ लीजिए क्रैमर रूल पे बेस्ड नहीं था, ये कंडीशंस पे बेस्ड था और किस तरह से जाकर के लास्ट में हमें पता लग पाया। तो नोट कर लीजिए इसे। इनफाइनाइट संगत ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट संगत नहीं है। संगत होना मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब सॉल्यूशन कैसा है, तो यूनिक नहीं है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये कह सकते हो। रिपीट कर दें? चलिए हम रिपीट कर देते हैं, अभी आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ था, ठीक है ना। हमने इस क्वेश्चन में, जो मैं मिटा चुका हूं वो भी बता देता हूं, कि हमने इसमें डेल्टा निकाला वो भी 0 आया, फिर हमने डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाले, वो सारे भी 0 आ गए, ठीक है ना। इसका मतलब अब हमारे पास ये था कि या तो ये संगत है या नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो सॉल्यूशन करके ही देखना था, ठीक है। डेल्टा 0 आ गया था तो क्रैमर तो नहीं लग सकता। अब यहाँ पे असंगतता हो सकती थी, अगर कोई भी नॉन जीरो आ जाता है तो हम कह देते असंगत है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो अब हमारे पास संगत है या असंगत कुछ भी होगा, अगर संगत हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये हमें पक्का पता है। तो हमने क्या किया इसके लिए, अब हम इक्वेशन को सॉल्व करने ही बैठ गए कि z इक्वल टू के कंसिडर करके हमने फिर दो इक्वेशन से जो है वो एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करी और फिर उनको तीसरे में सेटिस्फाई करके देखा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो जो सोल्यूशन आया है मेरा दो इक्वेशन से, वो वास्तव में तीसरे का भी सोल्यूशन है। इसका मतलब वो तीनों इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसका मतलब यह है कि पूरे निकाय का सोल्यूशन आता है, इसका मतलब ये संगत है। और आता कौन सा है, तो वो जाहिर सी बात है इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, क्योंकि आपने एक वेरिएबल को k कंसीडर किया है, तो k की फॉर्म में ही सारे आंसर आएंगे आपके। तो k आप 1 2 3 पुट करते रहिए, आपके पास उतने ही आंसर, बिल्कुल k की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो आपका एक्स वाई जेड जो सेट बनेगा उन सेट्स की संख्या भी इनफाइनाइट जा सकती है। इसका मतलब आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, y इक्वल टू के मान लीजिए, आप किसी को भी मान लीजिए, किसी भी एक वेरिएबल को आप जो है वो k मान सकते हैं। आप x को k मान लीजिए, बिल्कुल। चलिए, तो अब कोई समस्या नहीं लग रहा है किसी को, है तो देखिए इसके ऊपर हम अभी एक क्वेश्चन और कराएंगे जिसमें कि आपका फाइनली असंगत निकलेगा जा करके। और एक क्वेश्चन हम कंडीशन के ऊपर बेस्ड करके कोई वेरिएबल दे देते हैं, अननोन कर देते हैं, एक्स वाई मतलब कोई कांस्टेंट अननोन कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू निकालने को कहते हैं। दो क्वेश्चन मुझे मिनिमम कराने हैं, और डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो ये तीन चीजें मैं कल कवर करूंगा आपका, और ये डिटर्मिनेंट चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें से। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद।